कि रिकॉर्ड हो रहा है अभी हो आपका? रहा है सर, ये हो रहा सो है। जाए। ओके, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर वेट किस बात का, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ओके, फिर भी वेट कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग 12:30 से स्टार्ट करें, ताकि बस सारे ही आ जाएं फिर स्टार्ट करने में सुकून से। इससे पीछे वाले कौन से टॉपिक्स हैं कि भाई थोड़े से सेट्स थे, प्रोबेबिलिटीज थी, वो आई होप कि आप लोगों की क्लियर भी है और आपको समझ में भी आ गई थी। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इवेंट्स क्या होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, ये आई थिंक एक्सप्लिसिटली आप लोगों को पता है कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद जो है वो, अगर कोई हमें इवेंट पता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। डेफिनेटली हमें सैंपल स्पेस पता है, और देन हमें पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बड़ा मसला नहीं था। जस्ट आप लोग क्या करते थे, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ बी कर, ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कर, जो भी होगी। तो मतलब अगर कोई भी इवेंट गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजी थी, वो आप लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। खैर, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो बेसिक रिलेशन है प्रोबेबिलिटीज में, लेट्स से कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। अगर आपको लेट्स से आपको एक इवेंट पता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो वो बनस्पत के ओरिजिनल इवेंट के बहुत ईजी है निकालना या कंप्यूट करना बहुत ईजी है। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो है वो कि अगर आप लोगों के पास दो इवेंट्स हो, ठीक है, एक ए हो और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो उन दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होगा। तो ये क्लियर था, ये मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। तो फिर यहीं से हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो ओके, ये मोस्टली जो यूज होता है, जो कॉम्प्लीमेंट ला है, वो हमारे पास मोस्टली जो एटलीस्ट वाले जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। क्योंकि एटलीस्ट के लिए आपने ना प्रोबेबिलिटीज को सम करना होता है, और आप लोग ये नहीं कह सकते अगर आपको ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 कोई भी चीज हो जाए, तो फिर उसमें मसला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट अगर आप लोग निकालेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज को सम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज। तो अच्छा है कि आप इसको कॉम्प्लीमेंट ला के थ्रू सॉल्व करें, जो कि बहुत इजी है। तो फिर वो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोगों को मैंने दिया था कि आप लोग कैसे उस चीज को डील करते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या है कि भाई उसके बाद हम लोग ने एडिशनल लॉ, मतलब प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ए और बी और इंटरसेक्शन की पता है तो ए यूनियन बी की कैसे फाइंड आउट की जाए, तो इसे हम एडिशनल लॉ कहते हैं, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था, ठीक है। प्रूफ मतलब अगर ये नहीं कह रहा कि आपको मैंने एक्सप्लिसिटली करवाया था, लेकिन बहुत सादा सा प्रूफ मैंने आपको करवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी जो है वो कैसे होगा, तो वो अब हम लोग ने इजीली सीख ली थी, ठीक है। तो ये भी क्लियर था आप लोगों को। इसके बाद जो है वो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकाली, और थोड़े से जो भी चीजें थी वो हमने कर ली थी। एक और वर्ड आया था, आई थिंक ये भी मैं करवा चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है डिस्जॉइंट इवेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं जो कि डिस्जॉइंट हैं, ओके, आई होप कि डिस्जॉइंट क्लियर है आप लोगों को। ओके, नहीं भी तो मैं बता देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनते रहना बाद में। डिसजॉइंट का मतलब है कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन जो है वो पाया आ जाए, मतलब टू सेट्स के अंदर अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज कॉमन ना हो तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास सिर्फ इस सम के बराबर हो जाएगी,
मतलब वो जो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी वाला जो टर्म है ना वो नहीं आएगा। देखिए वो अगर आए तो भी कोई मसला नहीं है, वो डेफिनेटली यूनियन बी में हमेशा आएगा, लेकिन क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाएगी, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग इज नथिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए सिंपल हम लोग सब में प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। ओके, खैर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो मतलब यहाँ तक जितनी भी चीजें थी वो आप मेक श्योर करें कि आपको तकरीबन पता है। अगर जितने भी पीछे हम लोगों ने छोटे छोटे से टॉपिक्स किए हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि सर ये जो टॉपिक है वो हमें नहीं पता, ओके, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स जो है ना, इन प्रॉब्लम्स के लिए तो मतलब एक बात तो जहन में रखें कि ये प्रॉब्लम्स कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इनको रीड करते जाए और सॉल्व करते जाए, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो थ्योरीज वगैरह इसलिए नहीं यूज की हुई। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर ये जो स्टेटमेंट होती है, लेट्स से 26 प्रॉब्लम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट को कैसे समझे? तो भाई ये बड़ी सादी सी चीजें होती हैं। इवन मतलब आप पढ़ते जाएंगे तो आपके खुद ब खुद ये सॉल्व होते जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्टली जो है इसके ऊपर देखेंगे लेडो बड़ो प्रॉब्लम, सो इतने बड़े प्रॉब्लम को कौन जो है वो हैंडल करे, तो फिर डेफिनेटली आप डर जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएंगे। सो मेक श्योर करें कि आप उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में पढ़ते रहें और अपनी डेटा बनाते रहें, बहुत ईजी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, खैर ओके, अब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर प्लीज प्लीज पूछे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो न्यू होगा, वो मैं यहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। प्लीज किसी को कोई भी प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो। टॉपिक से नहीं सर, वो प्रॉब्लम से, मतलब एक प्रॉब्लम है नहीं हो रहा वो। पूछें प्लीज, पूछें प्लीज। सर 36 सर आपने बताया था ना वो, ये वाला 26 यही वाला? यस सर। 26 में क्या है? ओके, रिकॉर्डिंग को पास कर दें हासनैन, एक क्वेश्चन को हम लोग जो है वो रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, जूम करें। उसमें क्या था कि भाई कुछ फंड्स के बारे में बंदा जो है वह कंपनी रिसर्च करना चाहती है। उसने क्या किया है कि 29 जो है वो रैंडम फंड्स उसने लिए, 29 म्यूचुअल फंड्स लिए ना रैंडम। अब उनके अंदर है क्या कि उनके अंदर ना 3 किस्म के फंड्स हैं। एक है डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स, दूसरे है, नजर नहीं आ रहा, मतलब नजर आना चाहिए बाबा आपको, जूम करें सर। नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, क्लियर? ओके, जूम करूं मैं इसको, मैं बड़ा करूँ। अब आई होप आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब उसके अंदर जनाब मैं सिनेरियो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। उसके अंदर क्या है कि भाई आ, 4 ओके डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स भी हैं, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स भी हैं, और जो है वो फिक्स्ड इनकम भी है। ठीक है, ये 3 किस्म के फंड्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर पड़े हुए हैं। ओवरऑल इसने कितने लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं 25 फंड सिलेक्ट किए हैं। अब वो ना 4 कंडीशंस बता रही है, गिवन कंडीशंस है। ठीक है, मैंने लिखा है, क्या बताइए उसने कि आउट ऑफ 25 फंड्स 16 आर डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स, और दूसरी क्या है कि उस उन फंड्स के ऊपर रेटिंग भी गिवन है। जो 25 या ओवरऑल जो फंड्स है ना उनके ऊपर रेटिंग भी गिवन है। तो रेटिंग क्या होती है, मैक्सिमम 5 है और लेस मतलब जो मिनिमम है वो लेट्स से 1 है। ठीक है, 1 से लेकर 5 स्टार्स तक रेटिंग है। तो फिर क्या है, 16 जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स हैं, 13 जो है वो ऐसे फंड्स है जिनको या तो 3 स्टार गिवन है या तो उससे कम, मतलब 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार वाले जो फंड्स है वो 13 है। 7 जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स ऐसे हैं जो कि 4 स्टार है। ठीक है, और 2 डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स ऐसे हैं जिनको जो है वो 2 स्टार्स मिले। अगर देखें तो ये स्टेटमेंट सारी ओके हैं आप लोगों के लिए? ओके सर। मैं एक मरतबा उस बुक पर जाऊं और देखूं क्या मैंने सही लिखा है।
सर ये 2 स्टार नहीं 5। ओके, इसको आप 5 स्टार कर लेना, ठीक है। ये कर लें आप, ये है 5 स्टार, ठीक है। 2-3 और लगा लें इसके सब स्टार, ठीक है। ये 5 स्टार। अब ये आपको डेटा गिवन है। ओके, इस डेटा को थोड़ा सा और मैं एनालाइज कर देता हूँ। क्या है कि मैं पहले उस सारी चीज़ को रिव्यू कर देता हूँ, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। सिर्फ आप जो है वो इसको 5 स्टार कर दे, मतलब ये इसकी जगह पर आप कर देंगे ये 5, ठीक है। अगर 16 अगर डोमेस्टिक इक्विटी फंड से तो 9 दूसरे होंगे, ठीक है। 13 अगर 3 स्टार और लेस है तो 12 ऐसे होंगे जिनको या तो 4 स्टार होंगे या 5 स्टार्स होंगे। 7 डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स भी हैं और उसके साथ जो है क्या है वो 4 स्टार भी हैं, और 2 ऐसे हैं जो डोमेस्टिक इक्विटी फंड से एंड उसको 5 स्टार्स मिले हुए हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जहन में। अब आता हूँ भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये चीजें आप लोगों की क्लियर है। ओके, सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है। कह रहा है 16 अगर डोमेस्टिक इक्विटी फंड से, तो बताओ कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड अगर आप एक रैंडम पिक करेंगे, डोमेस्टिक इक्विटी फंड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डेफिनेटली 16 है आउट ऑफ 25, तो प्रोबेबिलिटी यही है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही है 16 आउट ऑफ 25, सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, एक आंसर यही है। बी में क्या है, इफ ओके वो कह रहा है कि भाई जो है वो ऐसे जो है वो फंड्स बताएं जिनको 4 स्टार्स मिलेंगे या 5 स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमें पता है कि 13 ऐसे फंड्स हैं जिनको या तो 3 स्टार मिलेंगे या लेस मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि 12 ऐसे होंगे जिनको या तो 4 स्टार मिलेंगे या 5 स्टार्स मिलेंगे। 12 जो ऐसे फंड्स होंगे जिनको या तो 5 स्टार मिलेंगे या 4 स्टार मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 आउट ऑफ 25, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। तीसरे में कह रहा है ओके मैंने इसको ना 4 स्टार और 5 स्टार को नाम दे दिया ए का, कि ये लेट्स से इवेंट ए है जो रिप्रेजेंट करता है 4 स्टार्स को या 5 स्टार्स को। सी में क्या है, कह रहा है कि जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स हो एंड 4 स्टार हो या 5 स्टार रेटिंग हो उसकी। मतलब कि एक तो डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स हो, दूसरा एंड उसके अंदर जो है ना ये एक ही खसूसियत हो, मतलब वो 4 स्टार्स हो या 5 स्टार्स हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो बहुत सिंपल है कि आप लोग क्या कहेंगे प्रोबेबिलिटी आप, तो ये हमारे पास 9/25 आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ओवरऑल ये कैसे आया हमारे पास, ये आ जाएगा यहाँ से, मैं इसको गलत बता देता हूँ। 7 ऐसे हैं जिनकी 4 स्टार है और 2 से जिनकी 2 जो है वो 5 स्टार है। तो इसका मतलब है कि 9 ऐसे होंगे जिनको या तो 4 स्टार मिलेंगे या उनको जो है वो 5 स्टार मिलेंगे, है या नहीं है? 9 होंगे ना ऐसे। 7 ऐसे हैं जिनको 4 स्टार्स हैं, 2 ऐसे जिनको 5 स्टार्स, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 ऐसे होंगे जिनको 5 स्टार्स होंगे या जो है वो 4 स्टार्स होंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया, सही है सबके लिए? नहीं नहीं सर, दोबारा समझाएं सर। या दोबारा नहीं तक सुने। कह रहा है कि 7 डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स ऐसे जिनको 4 स्टार्स मिले हैं, 2 ऐसे हैं जिनको 5 स्टार्स मिले, मतलब डोमेस्टिक इक्विटी फंड से 4 स्टार्स, डोमेस्टिक इक्विटी फंड से और 5 स्टार्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स, ठीक है, एंड 4 स्टार्स और 5 स्टार्स, ठीक है, 4 स्टार्स और 5 स्टार्स, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो होंगे वो 9 होंगे, क्योंकि 4 ऐसे हैं जिनको 7 स्टार्स मिले हुए और 2 ऐसे हैं जिनको 5 स्टार्स मिले हुए, तो 9 ओवरऑल होंगे जो कि इस इवेंट के अंदर आएंगे। इस इवेंट का मतलब है कुछ ऐसे इवेंट जिसके अंदर ये भी खसूसियत हो और इनमें से कोई एक हो। ओके, और का मतलब ये होता है ना कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड और उसके साथ जो है इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी हो, तो ये कितने होंगे? वो 9 होंगे। क्लियर है ये बात? हेलो सर वो सेकंड वाला ठीक है सर सर। समझ नहीं आया सर, जो आपने कहा 12 और जो है यानी कि वो 4 या 5 स्टार, वो थोड़ा सा। हाँ पूछ लेते ना वहां पर, वो बहुत इजी है, सिंपल सा, कोई मसला नहीं है उसमें, बता देता हूँ।
देखें 13 ऐसे हैं, इधर इधर देखें 13 ऐसे हैं जिनको या तो 3 स्टार्स मिलेंगे या तो उससे कम स्टार्स मिलेंगे। सही है, 13 फंड्स ऐसे हैं। ओवरऑल फंड्स कितने हैं 25। 25 में से 13 को या तो 3 स्टार्स मिले हैं या उससे कम मिले हैं, तो डेफिनेटली बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हुए 50, 25 माइनस 13, तो रिमेनिंग हुए 12। तो 12 ऐसे होंगे जिनको या तो 4 स्टार्स मिलेंगे या 5 स्टार्स मिलेंगे। ओके सर, ओके, समझ आ गया। सही है, ओके ये बात समझ में आ गई। अगर ये नहीं आई ना तो फिर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े प्यारे से वे में एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए है क्या कि आपको अगर कोई बोले कि डी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है ओके डी एंड ए और बी। इसका मतलब ये डी एंड ए और बी, इसको ऐसे लिखते हैं। सेट्स की प्रॉपर्टी है कि अगर इस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाए तो ये बिल्कुल ऐसे होगा, डी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो अब हमने ये वही है ना कि अगर हमें इसके पूरे एलिमेंट्स चाहिए तो कितने होंगे, आप नंबर कैलकुलेट करें इसके, तो आप ये लिखेंगे ना कि एन ऑफ दिस और एन ऑफ दिस। तो अब क्या है, लेट से ए का मतलब है 4 स्टार्स और बी का मतलब है 5 स्टार्स। तो क्या होगा, 7 ऐसे हैं जो डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स हैं और उनके पास 4 स्टार्स हैं, तो ये हो गए 7 प्लस 2 ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड से और 5 स्टार से, तो 2 ये हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ये 9 हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। गुड। ओके अब क्या है, ओके मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो आप लोगों को थोड़ा सा वो मुझे पता नहीं चीजें क्या बन जाएंगी, लेकिन खैर फिर भी अपनी तरफ से हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ओके खैर अब इधर देख लें, ये हो गया 9/25, ये तो बहुत इजी हो गया अब आप लोगों के लिए। सही है सबके लिए? अगर लोग कितने यहाँ पर बैठे हुए मैं पूछ लूँ ना, क्लास में तो चलो मैं वो जो दूर बैठे हुए होते थे उनसे पूछ लेता था। मीर भरा का ना पूछो। आगे नजीबुल्ला साहब, नजीबुल्ला, हाँ सही, हाँ समझ में अच्छी हाँ हो? सही, ओके अच्छी अब है क्या सही, है, बिल्कुल अच्छी है। ओके गुड। अब क्या है कि डी पर आ जाए। अब डी बड़ा सादा सा है। डी की में क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि ये सारी जो है ना कैलकुलेशंस आपने की हैं, अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो ये कहता है कि बाकी 3 को यूज करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, क्योंकि डोमेस्टिक इक्विटी फंड हो और 5 स्टार और 4 स्टार और 5 स्टार्स हो, तो फिर क्या करेंगे, आप यूनियन का फॉर्मूला लगाएं। आपने ये ए पार्ट में कैलकुलेट किया है, ये आपने बी पार्ट में कैलकुलेट किया है, ये आपने सी पार्ट में कैलकुलेट किया है, कट करेंगे तो आपको जो है वो इस डी का भी आंसर मिल जाएगा। सही है? आई होप कि आप सबको ये नहीं सर समझाइए, डी वाला दोबारा समझा। हाँ डी वाला नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ डी वाला जो इवेंट में लिखा है ये समझ में आ गया इसका मतलब? सर सी वाला पहले थोड़ा सा रिपीट करें। सी वाला रिपीट करो। देखिए सी वाला मतलब ये है कि ये हो गया आपका, ये जो था ना 4 स्टार और 5 स्टार, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। ठीक है, ए का मतलब है 4 स्टार्स और 5 स्टार्स। तो सी में कह रहा है कि बताओ डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स कितने होंगे, तो वो वाले जो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे ए वाले। तो ये पूरा जो एक्सप्लेन कर रहा था ना वो डी सी वाले को एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमने कहा कि डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स एंड या तो वो 4 स्टार्स हो या 5 स्टार्स हो, तो वो होंगे 9। ठीक है, अगर वो 9 होंगे तो प्रोबेबिलिटी 9/25 होगी। सही है? हेलो हेलो, आगे समझ जी हेलो। जी जी सर ये डी में आपने आई ए किया, ए कहाँ से लाया पता नहीं। कौन सा वाला? डी में सर, ये डी जरा समझाएगा। हाँ डी का जो
सेंटेंस था ना वो मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने, फिर मैं इसको रिपीट। डी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ फंड दैट इज अ डोमेस्टिक इक्विटी फंड, मतलब डीई, और अ फंड विद अ 4 स्टार्स और 5 स्टार। ठीक है, क्या है कि वो डोमेस्टिक इक्विटी फंड हो और या तो 5 स्टार्स हो या 4 स्टार्स। ठीक है, तो अब आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि जो है वो ये इसका मतलब ये है कि वो होगा डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स यूनियन ए का मतलब ये वाला जो 4 स्टार और 5 स्टार्स मैंने इवन डिफाइन किया हुआ है। सही है, बस आप इसको सिंपलीफाई कर लें और क्या है, जस्ट इसको यूनियन का फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर। प्लीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। हेलो हेलो। जी जी, आ गया समझ में? यस सर। बहुत इजी है, सिंपल है। अगर नहीं भी आया तो फिर अब दोबारा देख लेना इसको, ये सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, मैं वापस चला जाता हूँ बुक के ऊपर। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड, मतलब क्वेश्चंस में तो बता दे, ताकि फिर मैं वापसी जब स्टार्ट करूँगा तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मैंने बहुत सारी जगहों पर, मतलब इवन मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, लेकिन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग कंप्यूटर में भी डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग वहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं। लेकिन इस बुक वाले ने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया ना, बड़े प्यारे से वे में डिफाइन किया है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसने किस तरीके से डिफाइन किया है और वो क्यों मुझे अच्छा लगता है। ओके, ओके, आई होप कि आप लोग मेरे साथ। अब क्या है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये असल में जो है ना वो, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉडिफाइड प्रोबेबिलिटी, ठीक है यार, इम्प्रूवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये कंडीशन वगैरह कोई भी नहीं है इसके ऊपर। ये जस्ट ये है कि आपकी अगर इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप एक ही गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, ना कि गिवन कंडीशन, लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि जो है वो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें एक इवेंट एक ही, गिवन दैट कि जो है वो आपको कोई सैंपल स्पेस मॉडिफाइड होकर मिल गई है। ठीक है, इसके ओके, ये एक कंप्लीट एग्जांपल है, मैं इस एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे जो है वो जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो भी असल में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन जो है वो बाज़ाहिर में नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वापसी इसके ऊपर आता हूँ। ओके, अब क्या है, लेट्स से कि हम लोग कहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी डेफिनेशन ना बड़ी प्यारी सी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब जब हम लोग इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो ये होता है कि सर सिर्फ यही डेफिनेशन की क्यों, क्या वो दूसरी डेफिनेशंस नहीं है? तो फिर जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे वाकई में इशू होता है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो फिर ना हम लोगों ने ना एक जुगाड़ बनाया हुआ है। अगर जुगाड़ बहुत प्यारा सा है, हम कहते हैं कि असल में आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे होते हैं ना सैंपल स्पेस के ऊपर, वो भी कंडीशनल होती है। आप क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
गिवन दैट वो इस सैंपल स्पेस में होनी चाहिए। असल में आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करें, जैसे वो जो मैंने डाइस वाला प्रॉब्लम हम लोग कर, ठीक है, क्या होता है डाइस के अंदर जो है 1 2 3 और ये 6 होते हैं, ठीक है, ये होता है ना कि 1 2 3 4 6 होते हैं। आप कहते हो कि भाई अगर ए का मतलब है 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? तो असल में आप क्या कह रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट वो इस सैंपल स्पेस के अंदर होनी चाहिए, मतलब वो ऐसे डाई में से होनी चाहिए जिस डाई के 6 आउटपुट्स हैं, ठीक है। असल में आप लोग यही कर रहे होते हैं वहां पर, और आप फिर हम लोग इजीली उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हम लोग सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। असल में आप लोग यही कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट आपको ये सैंपल स्पेस गिवन है कि एक डाई जो है वो एक ऐसा डाई है जिसके आउटपुट जो है वो 6। खैर, अब क्या है कि क्यों, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एस, क्या ये दोनों बराबर है? मतलब अगर हम लोग कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द सैंपल स्पेस, ये दोनों जो है वो दोनों हम लिख सकते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है, क्या उसमें से हमें ये मिल सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? आंसर इज यस, हमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल सकता है। ओके, कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि ए का वो हिस्सा जो सैंपल स्पेस में हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और ये वैलिड डेफिनेशन है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपका कोई भी इवेंट हो, आपका कोई भी इवेंट हो, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग तभी निकालेंगे जो उस इवेंट के उस हिस्से की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जो सैंपल स्पेस के अंदर होगा। जो सैंपल स्पेस के बाहर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं निकालेंगे, सही है। तो हमने कहा कि ए का वो हिस्सा जो सैंपल स्पेस में है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ से ना मैं 2-3 चीजें, क्योंकि मैंने आपको सिंपल मैथमेटिक्स सेट्स की करवाई हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 है, वो आप लोगों को पता है, तो इसका मतलब है कि इसको हटा गया, सही है। उसके अलावा एक और चीज भी आप लोगों को पता है, एक और चीज आपको पता है, वो कौन सी? कि अगर ए जो है वो एस का सबसेट है तो उनकी इंटरसेक्शन सिर्फ ए आएगी, ये एस सैंपल स्पेस है और ए जो है वो उसका लेट से सबसेट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी इवेंट होगा वो एस का सबसेट होगा, तो ए इंटरसेक्शन एस इज ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर नीचे वाला 1 है तो इसको हटा दें, और ये पूरा का पूरा अगर ए के बराबर है तो इसका मतलब बिल्कुल यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो जरूर वो मुझसे बात कर सकते, प्लीज। ये तो क्लियर है सबके लिए? सर यस यस, यहाँ पे सर आपने बोला कि यहाँ पे ए सबसेट है एस का सैंपल यस स्पेस यस यस, इवेंट है, जिसका हाँ, मतलब अगर इंटरसेक्शन लेंगे भी तो कॉमन एलिमेंट्स तो वही ए के ही आ सकते हैं जो ए में होंगे यस सारे यस, के सारे। बिल्कुल बिल्कुल तो यही। सर इसीलिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही मतलब इसमें से मिल सकती है। इसीलिए हमसे प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं, यस बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है, सही है। ओके, अब ना अब ओके, और इस एस को हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक जो के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो ये जो एस होता है ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट कि आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पता हो, तो वो बताओ कि जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कभी कभार जो है वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, कभी कभार सेम रहती है, पढ़ेंगे। अब क्या है कि हमने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को गिवन दैट बी में डिफाइन करें, तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे ए का वो हिस्सा
जो बी में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बी। सही है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है और हम लोग इसी से आगे बढ़े तो फिर ये बहुत इजी होता है। ओके, कभी कभार जो है ना वो ये पी नहीं लिखता, ये पी हमारे लिए ना कभी कभार ये होता है सिंपल। अगर आप लोगों को ये कहूँ कि ओके मैं इसको हटा देता हूँ, फिलहाल हटा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक और सिंपल सा तरीका बता दूँ, वो में भी आप लोग लाइक करें उसको। हम कहेंगे ए का वो हिस्सा जो बी में है और डिवाइडेड बाय होल बी, और ये प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका है, हमने पढ़ा हुआ है ये। ओके, ये एन जो है ये प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि हम लोग इसको भी डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एस के साथ, लेट्स से कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके साथ भी नंबर ऑफ एस डिवाइड कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी के साथ भी आप नंबर ऑफ एस डिवाइड कर दें। और ये आई होप आप लोग कर सकते हैं कि ये, अब देखें ये आप किसी भी अगर आपके पास a ओवर b एक फ्रैक्शन है तो आप ऊपर भी एक नंबर डिवाइड करें, वही नंबर आप डिनोमिनेटर में डिवाइड करें, तो मतलब आपकी जो चीज होगी वो प्रिजर्व रहेगी, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। आई होप कि ये चीज आप लोगों ने की हुई है। अगर हम लोग करते हैं ना कि 2/10 बीके जो थोड़ो मथे भी हणो हेठ भी हणो, सो दिस इज नथिंग बट 1/5, मतलब आप 2 जो है वो न्यूमरेटर से भी डिवाइड करें और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करें, तो ये हम लोग मोस्टली करते हैं। जब आप लोग ये करते हैं तो ये असल में डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, और ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। तो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ओके, ये कहानी थी जो है वो इसकी डेफिनेशन थी, और ये डेफिनेशन कैसे डिफाइन होती है ये बहुत सारी सादी चीजें जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। खैर, आई होप कि इस डेफिनेशन के साथ किसी को कोई इशू नहीं है। प्लीज अगर किसी को कोई इशू हो तो जरूर बात करें। यस सर, ये ऐसा नहीं लग रहा सर ये डबल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं? मतलब सर अगर हम देखें सर, जैसे आपने पहले बताया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस जो है, यानी कि ये भी हम एक किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है सर, निकालते हैं जैसे। यस ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसलिए मैंने लिखा ना दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और सर एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सर यानी कि पहले ऊपर वाले की अलग प्रोबेबिलिटी जैसे निकाल रहे हैं, नीचे वाले की फिर अलग है प्रोबेबिलिटी, और सर ओवरऑल देखें तो वो एक प्रोबेबिलिटी का ही फार्मूला है सर, ये डबल नहीं लग रही? हाँ मतलब देखें, अगर आप लोग ये इसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ना कंडीशनल, तो ये बहुत इजी है और आप भले निकाल लें, लेकिन इशू क्या है कि ये जो है ना वो लिखने का एक अच्छा सा तरीका नहीं होता कि भाई ये पहले आप इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, फिर उसके जो है वो आप वो फाइंड करें कि भाई एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है। अगर करना चाहे तो ये आप ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन ये से ये कि आप न्यूमरेटर में अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर में अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके सर, ओके खैर, अब क्या है, ये था आपका सिंपल सा जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कुछ बंदे हैं चैट के अंदर, ओके मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है चैट के अंदर भी आप लोगों का। खैर ओके, अब ना आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, सो मैंने मुझे ना कभी कभार जो है वो इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि
दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट क्यों है, उसकी डेफिनेशन कैसे डेवलप होती है। तो मैं जब भी इवन मैथमेटिक्स में भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा इसी एग्जांपल को कोट करता हूँ, मतलब इसी बुक में से ना, एंडरसन के बुक में से। तो फिर ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। ओके, पहले आप कैसा करें कि आप सिनेरियो को पढ़ें, जो सिनेरियो ऊपर इसने लिखा है, क्योंकि मैं बात करूंगा तो फिर अगेन आपको जो है वो शायान आप एनोट करना छोड़ दें, ठीक है। ओके, आप ये क्या है कि सिनारियो को पढ़ें, फिर मैं ये पूरा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कितना मजे मजे का एग्जांपल है, ठीक है। आप पहले एक रीड दे दें इसको, इस भाई साहब को, ठीक है, इस पेज को, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हसनैन आप वाले अपने दिल में पढ़ के जैसे हसनैन आप कंप्लीट कर लो तो आप बोले कि यस सर, आप बता दें। इस सिनेरियो में ये क्या कर रहा है कि भाई कुछ एक बड़ा सादा सा सिनेरियो कि 1200 ऑफिसर्स हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उनमें से कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है। तो पहले जो सबसे प्यारा सा जो है वो वे क्या होता है प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, कि आप लोग ये काम करें। प्रोबेबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इवेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब चलो मैं आपको ना एक दिखा देता हूँ छोटी सी चीज कि अगर मैंने आपको अगर नजर आ रहा होगा बिल्कुल टॉप पर, तो देखें मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ना ऊपर DE IE और FI लिख लिया है कि भाई ये वो चीजें हैं जो कि जो है वो आगे चल के मैं यूज करूंगा, तो फिर मैंने इवेंट्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो अब है क्या कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपका पहला टास्क ये होगा कि आप इवेंट्स डिफाइन करें। मतलब आप सेंटेंसेस को, जो भी सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, हर सेंटेंस को एक लेटर असाइन कर दें, ठीक है। तो जैसे वो आप लेटर असाइन करेंगे तो फिर वो बहुत जो है इजी रहेगा आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने में, और फिर मतलब ज्यादा बड़े बड़े आपको लेंथी जो है वो सेंटेंसेस प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 हैं मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स प्रोमोट हुए हैं और प्रोमोट नहीं हुए, ठीक है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे भाई, M फॉर द मेल, W फॉर द वुमेन, A फॉर द प्रोमोट जो प्रोमोट हुए हैं प्रमोशन, और A कॉम्प्लीमेंट फॉर जो 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 है वो जो प्रोमोट नहीं हुए, ठीक है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ। अब क्या है कि जब डेटा के अंदर हम लोग देखें तो डेटा के अंदर क्या चीजें गिवन, डेटा के अंदर आपको चीजें गिवन है कि भाई 1200 ओवरऑल थे, 960 मेल है और 240 फीमेल्स हैं, 325 ऑफिसर्स जो है वो क्या हुए हैं, प्रोमोट हुए हैं, 324 प्रोमोट हुए हैं, और आउट ऑफ 324 288 मेल प्रोमोट हुए और 36 फीमेल प्रोमोट हुई, ठीक है। तो ये सारा सिनारियो आप लोगों के जो है वो सामने पड़ा हुआ है। उसको ना इसने क्लास टेबुलेशन में लिखा है, और आई थिंक कि क्लास टेबुलेशन में आप लिखने के या मतलब समहाउ आपको जो है वो, अगर आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स सॉरी कॉलेज अलजेब्रा किया है तो उसमें आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये बड़ा सिंपल सा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि भाई मेन वुमेन प्रोमोटेड नॉट प्रोमोटेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मेन और प्रोमोट। मतलब 288 मेन ऐसे हैं जो प्रोमोट हुए हैं, और फिर 36 मतलब 36 वुमेन ऐसी हैं जो प्रोमोट हुई हैं, 672 ऐसे मेन है जो प्रमोट नहीं हुए, 204 ऐसी फीमेल है जो प्रमोट नहीं हुई, ठीक है। तो ये सिनारियो आप लोगों के सामने है, आप लोग इजीली जो है सिनारियो के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब भाई इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो आप प्रोबेबिलिटीज इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करेंगे कि भाई मेल और जो कि प्रोमोट हुए हों, ठीक है, मेल जो कि प्रमोट हुए, मेल एंड प्रोमोशन, तो क्या है 288 मेल है जो कि प्रमोट हुए हैं और आउट ऑफ 1200 ऑफिसर्स, तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत इजी है। मेल ऑफिसर्स जो कि प्रमोट नहीं हुए, तो मेल इंटरसेक्शन विद नॉन प्रोमोट जो है वो जो प्रमोट नहीं हुए, ठीक है, जो जिनका प्रमोशन नहीं हुआ,
तो ये कॉम्प्लीमेंट, तो वो इजीली जो है वो 0.56 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास। ओके, अब क्या है, आप अगर दूसरी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना चाहते हैं लेट्स से फीमेल्स के हिसाब से, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो भी बड़ा सादा सा सिनारियो होगा। तो वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है कि भाई 0.24 जो है वो मेल्स की प्रोबेबिलिटी है जो कि प्रमोट हुए हैं, 0.03 प्रोबेबिलिटी वुमेन की जो कि प्रमोट हुई है, और इसी तरीके से दूसरी प्रोबेबिलिटीज आपने बता दी। ठीक हो गया। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए जो है आप लोग कोई भी मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरा जो वर्ड मोस्टली यूज होता है वो होता है मार्टिंगेल। अब मार्टिंगेल प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिसके अंदर जो है वो या तो सिर्फ आप प्रमोशन को डील करें या मेल और फीमेल को डील करें। ठीक है, तो ये जो लास्ट में जो चीजें गिवन होती है ना, इसको मार्टिंगेल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये प्रमोशन की प्रोबेबिलिटीज हैं और नॉन प्रमोशन की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो ये मार्टिंगेल्स हैं। ठीक है, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, और ये भी आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेल और फीमेल की मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज है, और ये प्रमोशन की मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, ओके। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग आंसर कर सकते हैं कि जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चीजें हैं या नहीं। मतलब यहाँ पर जो है ना वो एक सादा सा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो प्रमोशन है, जो डेटा आपके पास पड़ी हुई है, क्या ये जो प्रमोशन है ये इंडिपेंडेंट प्रमोशन हुई है, मतलब इंडिपेंडेंट टू जेंडर प्रमोशन हुई है या जेंडर पर डिपेंड करती है। मतलब क्या ये प्रमोशन जो है वो प्रमोशन का ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो मेल्स को दिया गया है और कम प्रोपोर्शन जो है वो फीमेल को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें जो है ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज बताएंगी कि ये वाकई में ब्यास प्रमोशन है या ये न्यूट्रल प्रमोशन है। एक तो चीज क्लियर है कि अगर हम लोग रेशोज की बात करें तो यस, फीमेल का रेशो कम था क्योंकि मेल बहुत ज्यादा थे, फीमेल कम है, तो उनके प्रमोट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। ये तो बात वाज़ेह है कि यस उनका क्योंकि प्रमोशन का रेशो भी कम होगा। लेकिन क्या कम हो ये अलग बात है, और क्या ये साथ के साथ या वाकई में ये अनबियास्ड है या नहीं, तो ये हमें फिर यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखिए एक सादा सा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रख लेता हूँ, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। मैं एक मोबाइल की एक बहुत बुरी बात ये है कि मैं मोबाइल में दूसरी स्क्रीन एट द सेम टाइम शेयर नहीं कर सकता। ओके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन जो भी हो, और आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन गिवन दैट में ये दोनों बराबर हो, मतलब कि जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन जो भी निकाल रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट वो मेल्स की, और बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन गिवन दैट वुमेन। अगर ये आपस में बराबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन मेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन फीमेल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रमोशन है ये इंडिपेंडेंट है जेंडर वाइज, मतलब प्रमोशन जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब लेट्स से कि प्रमोशन जो है वो मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। प्रमोशन ऐसे ना हो लेट्स से कि मैंने एक लेट्स से कोई भी प्रमोशन का नेम लिया, भाई एक ऑफिसर हाजिर हुआ, मुझे उससे प्रमोट करना है, लेकिन मैंने देखा कि यार ये तो फीमेल है, भाई नहीं इसको प्रमोट नहीं करना है, इसको वापसी भेज दे। ठीक है, तो फिर इस टाइप की जो प्रमोशंस होती हैं तो ये ब्यास प्रमोशंस कहलाएंगी। तो प्रमोशन क्या हो कि वो अनब्यास हो, तो फिर ये क्या है, ओके उस अनब्यास को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, मतलब ए जो है वो एम पर डिपेंड ना करे, मतलब प्रमोशन जो है वो एम के ऊपर डिपेंड ना करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आई होप आप लोगों के सामने ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम इज 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी वो आप लोगों ने देखी थी शायद,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.7। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रमोशन की जो है वो प्रमोशन और जेंडर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन इज 0.27, मतलब 27% लोगों को प्रमोट किया गया है, लेकिन जो है वो आप अगर मेल की तरफ चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम, तो मेल्स में से उनको ज्यादा प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो 0.30, मतलब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन ले गिवन दैट मेल, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि अगर इस तरीके की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी आप किसी भी इवेंट की निकाल रहे हैं, अगर वो बराबर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम के, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए और एम जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है, सही है। आई होप कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का किस्सा आप लोगों के लिए क्लियर है। अगर किसी को भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से कोई इशू हो तो वो जरूर बात करें प्लीज। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो आप सबको क्लियर है। मैं अगेन लिख लेता हूं अच्छे से अल्फाजों में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट जेंडर, जो भी आप लिखें, अगर ये दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि प्रमोशन और जेंडर दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है सर। यस यस। सर अगर डायरेक्टली देखें तो सर अगर परसेंटेज निकालें तो सर 30% मेल प्रमोट किए गए और 15% फीमेल सर, तो उससे भी सर पता लगा सकते हैं सर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है यहाँ पे। यस, मतलब हाँ, प्रोबेबिलिटीज तो इक्वल होंगी। प्रोबेबिलिटीज क्यों इक्वल नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी क्योंकि आप लोग डिवाइड उस तरीके से करेंगे ना। बताऊं कैसे? चलो मैं बताता हूँ, शो करता हूँ मैं आप लोग को। गॉड अल्लाह माफ करे। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हंसने आप वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी पास करते हैं। मैं उसका एग्जांपल दे देता हूँ मेरे साथ। हेलो, अब क्या है कि मैंने एक छोटा सा सिनारियो बनाया है बस, ठीक है। हमारे पास एक सिनारियो है और उसके अंदर ये है कि लेट्स से कि मेल 60 है और फीमेल्स 40 है। दोनों का रेशो बराबर नहीं है, सही है। एक 60 मेल्स एंड फीमेल्स 40। अब क्या है कि लेट्स से कि हम प्रमोट करते हैं उनमें से 20 लोग, 20 लोग, मतलब जो ओवरऑल 100 है ना, ओवरऑल 100 है, उसमें से हम लोग 20 जो ऑफिसर्स है उनको प्रमोट करते हैं। मतलब प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है। सारे एग्री करते हैं? गुड। अब है क्या, अब हम क्या करते हैं कि हम ना बड़ी सादी सी, मैं एक बड़ा सादा सा फैक्टर करता हूँ कि भाई अगर प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी है 20%, तो मेल जितने भी हों उनकी आप 20% प्रमोशन करें और फीमेल जितनी भी हो उनमें से भी आप 20% को प्रमोट करें। तो इसे हम कहते हैं कि ये अनबियास्ड है। और जब आप इसी को लेकर चलेंगे तो फिर आपकी ये प्रोबेबिलिटीज आपस में बराबर आएंगी, चाहे मेल कितने भी हो चाहे फीमेल्स कितनी भी कम हो, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा बराबर आएगी, जो कि बराबर होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन की। ठीक है, मेल जिनको प्रमोट किया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12। कैसे? देखिए 60 जो बंदे हैं, अगर उसका हम 20% लेंगे तो वो हो जाएगा 12, है ना। तो 12 की अगर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 12 ओवर 100 इज 0.12। फीमेल जो कि 20% प्रमोट हुई है तो वो हो गई 8, और 8 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.08। ठीक है, तो मतलब मेल जो कि प्रमोट हुए हैं वो 12 हुए हैं और फीमेल जो कि प्रमोट हुई है वो 8 हुई है। ठीक है, अब आप इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के देखें भले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एम इज ए इंटरसेक्शन एम ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, जो कि आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। आप कैलकुलेट करें, आपके पास 0.2 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, आप रखे फार्मूला 0.08 डिवाइडेड बाय 0.4, 8 ओवर 40, 1 ओवर 5 इज 0.2। मतलब कहने का ये
कि अगर आप प्रमोशन अनबियास्ड करेंगे, मतलब जिसमें आप जो है वो जेंडर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके यस, जिसका ज्यादा प्रोपोर्शन है आप डेफिनेटली उनको ज्यादा मतलब प्रमोट करेंगे। देखिए मेल कितने प्रमोट हुए हैं, 20%, फीमेल भी 20% प्रमोट हुई है। जिसका रेशो ज्यादा होगा उस उनमें उन्हें ज्यादा प्रमोशंस मिलेंगी। मतलब मेल 12 प्रमोट हुए हैं और फीमेल्स 8 प्रमोट हुई हैं, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज दोनों की बराबर है, प्रोमोट होने की प्रोबेबिलिटीज बराबर है। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है वो ये अनबियास्ड होती है, जिसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट होगी, मतलब प्रमोशन इंडिपेंडेंट है जेंडर वाइज, ठीक है, वो बियास्ड नहीं है। आई होप के सबको क्लियर है। यही फोटो मैं आपके ग्रुप पे भी भेज दूंगा ताकि आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर साइड में रखें। रिकॉर्डिंग हसने ने कर दी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें प्लीज। आखिरी हम लोग एंड करते हैं, फिर हम लोग जो है वो सैटरडे पर कंटिन्यू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछें आप। ओके कोई भी नहीं तो आप भी जमात से नमाज पढ़ें, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। रुके रुके सर, रुके अल्लाह हाफिज। यस 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 ब्रेक जी पे पैर रखिए।